चलिए शुरू करते हैं एक बार फिर से। शेयर कैपिटल लास्ट 40 क्वेश्चंस हम लोगों ने अटेम्प्ट किए थे और मैंने बताया था शेयर कैपिटल का स्टार्ट होता है कहां से, तो आपका ये स्टार्ट होता है सेक्शन 43 से। सेक्शन 43 से स्टार्ट होता है और सेक्शन 72 तक जाता है। तो इसमें हम लोगों ने सेक्शन 43 से लेकर के और सेक्शन 72 तक आपके शेयर कैपिटल का चैप्टर है, जिसमें से बहुत सारे सेक्शंस को हमने अटेम्प्ट कर लिया है, लेकिन अभी बहुत सारे सेक्शंस बचे हुए हैं जिनको हम लोग बारी बारी रिव्यू करेंगे। तो आइए चलिए फिर से शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन सा सेक्शन अटेम्प्ट हो रहा है यहाँ पे और क्या प्रोविजन है उसके और उस पर क्या क्वेश्चन बना हुआ है। ध्यान से सुनेंगे पहले क्वेश्चन, फिर उसको अप्लाई या रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे जैसा भी होगा। आइए सबसे पहले एज पर द कंपनीज एक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी कैन बाय बैक इट्स शेयर्स। तो आप जानते हैं सेक्शन 68, 69 और 70 ये तीन सेक्शंस हैं बाईबैक को अफेक्ट करने वाले। तो जिसमें आपको मालूम है कि बाईबैक कहां से हो सकता है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कंपनी कैन बाय बैक इट्स शेयर्स आउट ऑफ, कहां से? तो कंपनी जो पैसा कमा के रखी हुई है, फ्री रिजर्व्स हैं, वहां से बाईबैक हो सकता है। उसके साथ साथ कंपनी ने बाईबैक के लिए कुछ नए शेयर्स चाहे तो वो इशू कर सकती है, लेकिन यहां आपके ऑप्शन में ये दिया हुआ नहीं है। यहां पे फ्री रिजर्व दिया है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट दिया है, शॉर्ट टर्म लोन दिया है, बोथ ए एंड सी दिया हुआ है। तो केवल और केवल यहां फ्री रिजर्व एक ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसके लिए आप जा सकते हैं और गवर्नमेंट से आप लोन लेकर के या अमाउंट रिसीव करके आप फिर बाईबैक नहीं कर सकते और शॉर्ट टर्म लोन से आप तो बाईबैक नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। तो आपका फ्री रिजर्व से बाईबैक हो सकता है और ये आपका सही आंसर होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी कैन बाय बैक इट शेयर्स आउट ऑफ। देखिए मैंने जैसा बताया था आपको कि नए शेयर्स इश्यू करके सिक्योरिटी प्रीमियम से ये तरीके होते हैं, फ्री रिजर्व से ये तीन तरीके होते हैं जहां से बाईबैक हो सकता है 68 के हिसाब से, सेक्शन 68 के हिसाब से। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट बिल्कुल सही है, प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ये भी सही है, प्रोसीड्स ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर्स इश्यूड अर्लियर जी नहीं। यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि अगर आपने अर्लियर इश्यूड शेयर्स को दोबारा इशू करके और आप फिर से बाईबैक करना चाहते हैं तो ये रेस्ट्रिक्टेड है, ऐसा आप कर नहीं सकते। तो दो ऑप्शन आपके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज ये आपके हो सकते हैं। अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में क्या हो सकता है सर, आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं एम्प्लॉइज को जो शेयर्स देते हैं या फिर अदर सिक्योरिटीज जो इश्यू होंगी उनको भी कंसीडर किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ये दो आपके सही हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा क्योंकि ए एंड बी दोनों बोल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है स्पेस दिया गया है अप्रूविंग बाईबैक शुड बी पास्ड एट द जनरल मीटिंग। तो आपसे ये रिजोल्यूशन की बात कर रहा है कि एक बाईबैक को करने के लिए किस तरह के रिजोल्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो आपको भली बात ही मालूम है ये कि इसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है और उसके साथ साथ इफ बाईबैक एक्सीड, और मैं आपको बता दूं कि अगर बाईबैक पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के 10% तक है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड रिजोल्यूशन केवल पास करके आप बाईबैक कर सकते हैं। लेकिन अगर 10% से ज्यादा होता है और 25% तक होता है तो इसके लिए आपको बोर्ड रिजोल्यूशन के साथ साथ स्पेशल रिजोल्यूशन भी जनरल मीटिंग में पास करना होगा। तो यहां पे सवाल यही पूछा गया कि आपका अप्रूविंग बाईबैक शुड बी पास्ड एट अ जनरल मीटिंग इफ बाईबैक एक्सीड्स हाउ मच 10%। तो अगर यहाँ पे देखें तो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से ज्यादा अगर बाईबैक होता है तो वहां पे आपको एक तो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यहाँ पे एसआर पास करना पड़ेगा और ये 10% से ज्यादा होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए स्पेशल रिजोल्यूशन और 10%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ये कहता है कि इफ कंपनी वांट्स टू गो फॉर बायबैक अप टू 10% ऑफ अप टू, द वर्डिंग गिवन हियर इज अप टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। इट्स पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, इट शैल पास बोर्ड रिजोल्यूशन, ओके, पास सर्कुलर रिजोल्यूशन, नो नॉट नीडेड,
फाइल फॉर्म MGT 14 विद ROC आफ्टर पासिंग बोर्ड। जी हाँ, आप जानते हैं कि किसी भी रिजोल्यूशन, चाहे स्पेशल रिजोल्यूशन हो, बोर्ड रिजोल्यूशन हो, उसको ROC के पास विद इन 30 डेज जाना है। सेक्शन 117 आपने पढ़ा हुआ है, तो MGT फॉर्म में जाना है, तो ये भी सी भी सही है। तो ए और सी, तो आप ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, ए एंड सी बोथ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर बायबैक डेट इक्विटी रेशियो की बात कर रहा है। देखिए जरा सुनिए फिर से मेरी बात। डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है कि जब बायबैक होता है, कुछ कैपिटल कंपनी वापस खरीदती है, कुछ शेयर्स वापस खरीदती है, तो उसका कैपिटल बेस कम होता है, कैपिटल कम होती है, तो वहां पे डेट की प्रोपोर्शन बढ़ जाती है। तो बढ़ने के बावजूद डेट और इक्विटी का रेशियो एक से ज्यादा का नहीं होना चाहिए या इससे कम नहीं होना चाहिए। 2:1, 2:1 परफेक्ट है। कम हो सकता है, ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप 2:1 रखेंगे, ये सही है। और कुछ और खास बातें हम आपको बता दें कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब कर रखा है कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी हाउसिंग फाइनेंस का काम करती है या फिर वो NBFC का काम करती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का काम करती है, तो इस तरह की कंपनीज के लिए जो प्रेस्क्राइब लिमिट अभी करंटली चल रही है वो 6:1, डेट इक्विटी रेशियो का 6:1 का रेशियो चल रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रेस्क्राइब कर सकती है अगर अलग अलग केसेस में चाहे तो। ठीक है, तो लेकिन फिलहाल कंपनीज एक्ट में सेक्शन 68 के हिसाब से और जो रूल्स प्रोवाइडेड हैं कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 में, तो वहां पे ये डिसाइड किया गया है कि आपका जो रेशियो होगा डेट इक्विटी का, कब बायबैक करने के बाद, आफ्टर बायबैक की बात हो रही है, क्योंकि बायबैक करने से पहले आपकी क्या सिचुएशन है इज नॉट मैटेरियल। उसके बाद अगर सिचुएशन आपकी बदल रही है, दैट शुड बी 2:1। ठीक है, ये अच्छा है, मतलब आपके कैपिटल का दुगना डेट हो सकता है, उससे ज्यादा मत करिए आप। ठीक है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तो यहां पे 2:1 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, इन वन पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में बायबैक शैल नॉट एक्सीड स्पेस ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। तो एक फाइनेंशियल ईयर में 25% मैक्सिमम कितना कंपनी अपने पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व के 25% से ज्यादा का बायबैक नहीं कर सकती है। तो यहां पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। नेक्स्ट है काजल लिमिटेड। काजल, हाँ काजल वही, पता नहीं आप कौन सा समझ रहे हैं। काजल लिमिटेड हैज पास्ड बोर्ड रिजोल्यूशन फॉर बायबैक ऑन 1 जनवरी 2018, इट शुड बी कंप्लीटेड। तो अगर देखिए जरा, मैं आपको पहले बता दूं कि बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के बाद जो बायबैक करने का टाइम होता है वो विद इन 1 ईयर है। 12 महीने के अंदर अंदर आपको काम कर लेना है अपना बायबैक का। ठीक है, तो यहां पर अगर 1 जनवरी को बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया, तो कब तक आपको अपना बायबैक का प्रोसीजर कंप्लीट करना है, दैट इज 31 दिसंबर। ठीक है ना, तो 31 दिसंबर के पहले आपको उसे कंप्लीट कर लेना है। तो आप यहां बोल सकते हैं ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2018 बिकॉज द बोर्ड रिजोल्यूशन हैज पास्ड ऑन 1 जनवरी 2018। सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, कंपनी कैनॉट रिसोर्ट टू बायबैक विद इन स्पेस फ्रॉम क्लोजर ऑफ द प्रीसीडिंग बायबैक ऑफर। देखिए, 2 बायबैक के बीच में एटलीस्ट कम से कम 1 साल का गैप होना आवश्यक है। 2 बायबैक होने के बीच में 1 साल का गैप होना चाहिए। आप 1 साल के पहले दोबारा से बायबैक नहीं कर सकते। तो यहां पे आपसे पूछा जा रहा है, कंपनी कैनॉट रिसोर्ट टू बायबैक, दोबारा से वो बायबैक के लिए नहीं जा सकती विद इन 1 ईयर फ्रॉम क्लोजर ऑफ द प्रीसीडिंग बायबैक ऑफर। ठीक है, तो 1 ईयर यहां पे आपका आंसर सही होगा, ये बी। क्लियर है, चलिए 49 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ कंपनी कैन बाय बैक इट्स ओन सिक्योरिटीज फ्रॉम सॉरी, अब बताइए क्या कंपनी अपनी सिक्योरिटीज किससे खरीद सकती है, बायबैक किससे कर सकती है? क्या एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कर सकती है? हाँ कर सकती है। क्या ओपन मार्केट में जाकर के कंपनी बायबैक कर सकती है? हाँ कर सकती है। क्या अपने एम्प्लॉइज से कर सकती है? हाँ कर सकती है, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो ये 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, बिल्कुल सही है। एम्प्लॉइज टू हुम द सिक्योरिटीज इश्यूड परसुएंट टू द स्कीम ऑफ स्टॉक ऑप्शन और सेट इक्विटी, सेक्शन 62 की बात हो रही है। सेक्शन 62 में
सबसेक्शन 1 ए बी सी 3 है, जिसमें से ए कहता है आप राइट इशू, बी कहता है आपका राइट इशू के साथ साथ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, और सी कहता है एनी अदर पर्सन, मतलब प्रेफरेंशियल ऑफर की बात हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। तो यहाँ पे स्टॉक ऑप्शन या स्वेट इक्विटी अगर उनको इशू किया गया है तो उनसे भी बायबैक की जा सकती है, और ओपन मार्केट से भी आप खरीद सकते हैं। मतलब मार्केट में ये आप अनाउंस करिए कि हम लोग खरीद रहे हैं शेयर्स, तो लॉटरी बेसिस पे या जैसे भी तरीका कंपनी अडॉप्ट करती है उस हिसाब से ओपन मार्केट से खरीद सकती है। तो एनी ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, और बायबैक तो हो चुका, अ कंपनी कैन नॉट इशू सेम काइंड ऑफ शेयर्स। बिल्कुल, बायबैक के बाद वो जिस कैटेगरी के शेयर्स को बायबैक किया गया है ना, उस कैटेगरी के शेयर्स को दोबारा 6 महीने तक आप इशू नहीं कर सकते, दैट इज रेस्ट्रिक्शन। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, अ कंपनी कैन नॉट इशू सेम काइंड ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज व्हिच वाज बॉट बैक फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, 6 महीने। चलिए नेक्स्ट क्या है, सुंदर लिमिटेड, आहा कितना सुंदर है, wants to buy back its shares। ठीक है, सुंदर कितना सुंदर है, वो चाहता है अपने शेयर्स को बायबैक करना। इट कैन बाय बैक शेयर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 13, बिल्कुल सही है। इट कैन नॉट बाय बैक इट्स शेयर्स, देखिए 2 लिमिटेशंस हैं, आप बायबैक नहीं कर सकते अपनी सब्सिडरी कंपनी से, और साथ साथ अगर कोई एसोसिएट कंपनी है तो उससे भी आप नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 2-3 रिस्ट्रिक्शंस हैं जहां से आपको बायबैक अलाउड नहीं है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अपने सब्सिडरी कंपनी से बायबैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्या आप इन्वेस्टमेंट कंपनी से बायबैक कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो न तो आप ए से कर सकते हैं न तो बी से कर सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा सर, डी? नहीं, क्यों? क्योंकि पूछा क्या गया है, इट कैन नॉट बाय बैक इट्स शेयर्स फ्रॉम ए एंड फ्रॉम बी। तो या तो ए या तो बी, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगर आप कहते हैं न तो ए न तो बी, इसका मतलब क्या होगा कि आप रिवर्स आंसर कर रहे हैं। सो सी इज द राइट आंसर। इस आंसर की टेक्निक को समझना होगा। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 52 क्या कहता है, बिफोर बायबैक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। होता क्या है, जब एक कंपनी बायबैक करती है तो उसको एक ड्राफ्ट ऑफर लेटर देना पड़ता है सबको जिसके शेयर्स खरीदने होते हैं कंपनी को वापस। तो उसके लिए एक फॉर्म आता है SH8। क्या आता है? फॉर्म SH8, ये आता है आपका ड्राफ्ट ऑफर लेटर के लिए। SH9 में कंपनी फाइल करती है इंसॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन। सॉरी, तो इंसॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन फाइल करती है SH9 में। कंपनी को ये कंपल्सरी करना होता है। और इसके साथ साथ SH10 में कंपनी एक रजिस्टर रखती है। SH10 में कंपनी एक रजिस्टर रखती है जिसमें उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और एक SH11 होता है जिसमें रिटर्न फाइल की जाती है ROC के पास। ठीक है, रिटर्न ऑफ बायबैक जो होती है वो फॉर्म SH11 में जाती है ROC के पास। तो ये फॉर्म्स हैं कुछ जिसमें मैंने आपको बताया। तो SH9 का क्या रोल है? SH9 का रोल है इंसॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन होता है इसमें SH9 फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि बिफोर बायबैक डिक्लेरेशन ऑफ, सॉरी मैंने इंसॉल्वेंसी बोला क्या? अगर ऐसा बोला तो आई एम सॉरी, ये सॉल्वेंसी है। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी मतलब कितने सॉल्वेंट हैं हम, कितनी हमारी कैपेबिलिटी है, पेइंग कैपेबिलिटी है, तो उसकी डिक्लेरेशन दी जाती है बिफोर बायबैक। तो डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी SH9। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ROC को दी जाएगी और साथ साथ सेबी को भी दी जाएगी, कंपनी लिस्टेड है तो। इन द केस ऑफ बायबैक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी इज गिवन। ठीक है, इट इज साइंड बाय, और इस पे साइनिंग भी होती है 2 डायरेक्टर्स की, कम से कम 2 डायरेक्टर साइन होंगे, करेंगे उसको। और यदि कोई उसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर हो तो ठीक है, तो है तो ठीक है, नहीं है तो 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही है। 2 डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 शुड बी मैनेजिंग डायरेक्टर इफ एनी। ठीक है ना, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है आफ्टर द स्पेशल रिजोल्यूशन। तो अब स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया, या फिर अगर
बोर्ड रिजोल्यूशन की जरूरत है, तो सर कब स्पेशल रिजोल्यूशन कब बोर्ड रिजोल्यूशन, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि अप टू 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व अगर आपको बायबैक करना है तो उस केस में केवल बोर्ड रिजोल्यूशन, उससे ज़्यादा करना है लेकिन 25% से ज़्यादा तो कर नहीं सकते, तो फिर उस केस में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन भी पास करनी होगी। इस पास अ ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर, ये किस में जाएगा सर, ये जाएगा SH8 में, कंटेनिंग डिस्क्लोजर इन SH8 should be filed with the registrar of the companies before buyback of shares। तो ये ऑफर लेटर जो है हमने भेजा है इन लोगों से खरीदने के लिए, शेयर्स वापस खरीदने के लिए, तो वो SH8 ROC के पास जाना है, तो आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिफिकेशन ऑफ ऑफर, इसका वेरिफिकेशन होगा शैल बी डन कितने दिन, विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर ये इसका वेरिफिकेशन होगा फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ ऑफर। तो जिस दिन ऑफर का क्लोजर हो रहा है उसके 15 दिन के अंदर अंदर वेरिफिकेशन करके शेयर्स लॉस्ड शैल बी डीम टू बी एक्सेप्टेड फॉर बायबैक, मतलब जिनको ये कहा गया है, ये माना जा रहा है कि वो बायबैक के लिए तैयार हैं, वो अपने शेयर्स कंपनी को देने को तैयार हैं, यदि जब तक कि वो कम्युनिकेशन ऑफ रिजेक्शन नहीं देते, कंपनी को बताते नहीं कि हम नहीं बेचना चाहते अपने शेयर्स को, विद इन कितने दिन के अंदर, 21 डेज। तो आपको अगर रिजेक्शन करना है तो 21 दिन का टाइम है, करिए फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द ऑफर। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका ए सही होगा, 15 दिन और 21 दिन। ठीक है ना, ओके सर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, तो बायबैक हो गया, अब रिटर्न इन, अब रिटर्न के लिए मैंने बताया SH हाँ सर 11, 10 नहीं 11, SH11 हैज टू बी फाइल्ड विद ROC एंड SEBI ऑल्सो विद इन कितने दिन के अंदर अंदर, विद इन 30 डेज, गिविंग डिटेल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इफ द कंपनी इज नॉट लिस्टेड। अगर कंपनी लिस्टेड नहीं है तो फिर SEBI के पास जाने की जरूरत नहीं है। लिस्टिंग है तो लिस्टेड कंपनीज के लिए ही SEBI के जो गाइडलाइंस होती हैं वो अप्लाई होती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा SH11 30 डेज, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायबैक हो चुका, रिटर्न इन फॉर्म SH11 चला गया ROC के पास, SEBI के पास, जैसा भी केस हो, अलॉन्ग विद द रिटर्न के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट साइन करनी होती है बाय द डायरेक्टर्स, और वो होगा SH15 में, किस में होगा, SH15 में जाता है। तो इसके लिए आपको ऑप्शन ए ही अगेन सही होगा, 2 डायरेक्टर्स और फॉर्म होगा SH15। ओके सर, कंपनी शैल मेंटेन रजिस्टर ऑफ बायबैक ऑफ द सिक्योरिटीज, SH10 मैंने बताया कि रजिस्टर मेंटेन करने का काम किस में होता है, फॉर्म SH10 में होता है। तो कंपनी रजिस्टर बायबैक का मेंटेन करती है SH10 में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, SH10। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द सिक्योरिटीज बॉट बैक शुड बी फिजिकली डिस्ट्रॉयड। देखिए ना, अगर आपने बायबैक कर लिया तो जो आपने सिक्योरिटीज बायबैक किया है उसको फिजिकली डिस्ट्रॉय करना होता है आफ्टर बायबैक कंप्लीशन। तो जैसे ही बायबैक कंप्लीशन हुआ, जो आपने शेयर सर्टिफिकेट वगैरह इशू किए हैं उसको जला के राख कर दीजिए, और उसके लिए आपको सोचिए ना, जलाने के लिए मौका दिया जा रहा है 7 दिन का। सर आग तो मिनटों में लगाते हैं हम, अच्छा आपकी तरह तेज नहीं मिलेंगे कोई। तो सिक्योरिटीज बॉट बैक शुड बी फिजिकली डिस्ट्रॉयड विद इन 7 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ बायबैक। तो ये 7 दिन का मौका देते हैं आग लगाने के लिए, घर में नहीं सिक्योरिटीज में। इन केस ऑफ राइट ऑफर, अब राइट ऑफर मतलब सेक्शन 62 की बात कर रहा है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑप्शन देना टू टेक आइदर टू टेक शेयर्स और टू रिनाउंस और रिजेक्ट। ऑफर लेटर में भी डिस्पैच टू रजिस्टर्ड पोस्ट, और ऑफर लेटर जो राइट शेयर के लिए होगा वो रजिस्टर्ड पोस्ट से जा सकता है, स्पीड पोस्ट से, या इलेक्ट्रॉनिक मोड में जा सकता है, या ये अमेंडमेंट है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 का, थ्रू एनी अदर मोड हैविंग प्रूफ ऑफ डिलीवरी टू ऑल एग्जिस्टिंग मेंबर एटलीस्ट कम से कम कितने, 3 दिन पहले, 3 डेज बिफोर ओपनिंग ऑफ द इशू। तो इशू ओपन होने के कम से कम 3 दिन पहले ये ऑफर लेटर भेज देना है, या रजिस्टर्ड पोर्ट से, या स्पीड पोस्ट से, या इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू, या फिर कोई और मोड हो जिसमें प्रूफ ऑफ डिलीवरी अवेलेबल हो, कि सामने वाले को मिल गया इस बात का भी हमें पता चल जाए। नेक्स्ट है हमारा, इन केस ऑफ राइट ऑफर बाय कंपनी, ऑफर लेटर में भी डिस्पैच थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, any other mode having proof of delivery to all existing members at least 3 days before opening of its
द इशू, मेंबर शुड एक्सेप्ट ऑफर विद इन द पीरियड ऑफ। तो अब ऑप्शन दिया जा रहा है मेंबर्स को कि भैया देखो आपको 3 दिन पहले हम ऑफर दे रहे हैं। अब आपको सेलेक्ट करना है कि आप देखिए राइट इशू जानते हैं आप, सेक्शन 62 मैंने पढ़ाया है आपको कि अगर एग्जिस्टिंग मेंबर हमारे कंपनी के हैं तो उनको सबसे पहले ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आप शेयर्स ले लें, हम फर्दर इशू लेके आ रहे हैं, एफपीओ लेके आ रहे हैं। एक तो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और एक होता है एफपीओ फर्दर पब्लिक ऑफर। जब फर्दर पब्लिक ऑफर आता है तो सेक्शन 62 में एग्जिस्टिंग मेंबर को सबसे पहले सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में उनको ऑप्शन दिया जाता है कि यू हैव अ राइट टू अडॉप्ट और टू परचेज ऑल दीज शेयर्स। या फिर आप रिनाउंस कर सकते हैं किसी और के फेवर में उसको, या फिर आप मना कर सकते हैं कि हमें इन शेयर्स को नहीं लेना। दूसरा एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत एम्प्लॉयज को दिया जा सकता है, और तीसरा किसी और पर्सन को भी दिया जा सकता है प्रेफरेंशियल बेसिस पर, जैसा कि आप जानते हैं। तो बात हो रही है कि टाइम कितना दिया जा रहा है, तो इसके लिए टाइम दिया जाता है कम से कम 15 दिन का और अधिक से अधिक 30 दिन का। तो 15 से 30 दिन के बीच में आपको ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना है, आइदर फेवरेबल और नॉट फेवरेबल, मतलब आप लें या ना लें दोनों आपको बता देने हैं। तो आपका नॉट लेस देन 10 डेज नहीं 15, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, नॉट लेस देन 15 डेज और मोर देन 30 डेज। तो 30 दिन से ज़्यादा नहीं होगा और 15 दिन से कम नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका ओबीसी लिमिटेड proposes to make preferential issues, वही बात कर रहा था मैं, प्रेफरेंशियल इश्यूज की, जिसको सेक्शन 62 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में बताया गया है इंस्टीड ऑफ राइट शेयर्स। तो आपके पास तीनों ऑप्शन होते हैं, कंपनी चाहे तो वो राइट इशू कर सकती है उन्हीं शेयर्स को, एफपीओ लेके आ रही है तो, या फिर ईएसओपी के तहत दे सकती है, या फिर अदर प्रेफरेंशियल ऑफर्स के तहत दूसरे लोगों को भी दे सकती है। तो इट शैल पास स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। बिल्कुल, इसके लिए 2 कंडीशंस हैं कि कंपनी जब प्रेफरेंशियल ऑफर्स लेके जाती है, मतलब न तो अपने एग्जिस्टिंग मेंबर को दे रही है, न तो एम्प्लॉइज को दे रही है, किसी और को दे रही है, तो वहां पर उसे एक स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना होता है। और साथ साथ जो शेयर्स दिए जाते हैं उनकी वैल्यूएशन होती है रजिस्टर्ड वैल्यूअर से, उनकी वैल्यूएशन रजिस्टर्ड वैल्यूअर से करा करके तब उनको दिए जाते हैं शेयर्स। तो ये 2 काम करने होते हैं। तो स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास करना, कैरी आउट वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ये भी होता है। तो बोथ ए एंड डी, आइदर ए और बी नहीं, बोथ ए एंड डी दोनों जब आप काम करेंगे तो जाकर के आप प्रेफरेंशियल इशू कर सकते हैं इंस्टीड ऑफ राइट इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, कंपनी कौन है, अनलिस्टेड है, सेबी गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, या प्राइवेट कंपनी है, प्रेफरेंशियल इशू इज ओनली टू 1 और मोर ऑफ एग्जिस्टिंग मेंबर्स। देखिए आप प्रेफरेंशियल इशू करेंगे तो वहां पर देखिए होता तो प्राइवेट प्लेसमेंट की तरह है, लेकिन सेक्शन 42 अप्लाई नहीं करेगा। और साथ साथ आपको जो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर भेजते थे ना PAS फॉर्म में, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी फॉर्म 4, याद आ रहा है, ऑफर लेटर भेजा जाता था। हाँ सर, 5 में कंप्लीट रिकॉर्ड रखते थे हम लोग, तो वो आपको देने की जरूरत नहीं है प्रेफरेंशियल ऑफर के थ्रू। तो देखिए सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिलेटिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट फॉलोइंग आर नॉट एप्लीकेबल टू देम, तो ये नहीं अप्लाई होगा। और फाइलिंग ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर इन फॉर्म PAS4 विद ROC, ये भी अप्लाई नहीं होगा। तो बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। आपको नॉट एप्लीकेबल कौन कौन से, ये दोनों अप्लीकेबल नहीं होंगे प्रेफरेंशियल इशू के दौरान। ओके, अब आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। सेक्शन 64 क्या है, कहता है इन केस ऑफ प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स कंपनी शैल पास स्पेशल रिजोल्यूशन। ओके, स्पेशल रिजोल्यूशन शुड बी एक्टेड विद इन। अब स्पेशल रिजोल्यूशन जब आपने पास कर लिया तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या कर लेना है, सॉरी 12 महीने के अंदर अंदर आपको क्या कर लेना है, 12 मंथ का टाइम होता है आपके पास, आपको उस पर एक्शन लेना है। 6 महीने नहीं है, ये 12 मंथ है, 12 महीने का टाइम है। तो 12 महीने के अंदर अंदर आपको एक्शन लेना है, और ये 12 मंथ्स आपका आंसर डी सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री लिमिटेड श्री लिमिटेड इज प्रपोजिंग टू इश्यू बोनस शेयर्स। आप जानते हैं सेक्शन 63 बोनस शेयर्स की बात करता है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट कैन बी यूज्ड फॉर द इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स एज पर द कंपनीज एक्ट 13। तो फ्री रिजर्व से बोनस शेयर्स दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम से दे सकते हैं, और एक और होता है जिसका नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को इश्यू करते हैं तो उसके इशू नहीं करते हैं, उनको रिडीम करते हैं, तो वहां पर आपको एक रिजर्व क्रिएट करना होता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, CRR। तो वो CRR का यूज केवल और केवल फुली पेड बोनस शेयर्स इशू करने में ही होता है। तो ये 3 चीजें होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स
या बोनस शेयर इशू करने के लिए, और उसमें से पहला है फ्री रिजर्व, दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम, और तीसरा है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो यहाँ पे देखिए तीनों के तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर। When company cannot issue bonus shares as per Companies Act 13, तो बोनस शेयर कब इशू नहीं कर सकती कंपनी? यदि उसके आर्टिकल में लिखा नहीं है, आर्टिकल साइलेंट है, उसका आर्टिकल कहता है कि आप इशू नहीं कर सकते, या फिर कुछ नहीं बोलता, तो उस केस में भी आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। और दूसरा है इफ इट्स मेंबर हैव पास स्पेशल रिजोल्यूशन ऑथराइजिंग, नहीं, अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास कर लिया तो कर ही सकते हैं। बोथ ऑफ द नहीं, ए इज द राइट आंसर। केवल यही ऐसा लग रहा है कि जो सही है, तो ए इज द राइट आंसर। जब आपका साइलेंट हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो वहां पे आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। व्हेन कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर एज पर कंपनी, अगेन वो क्वेश्चन आ रहा है और पूछ रहा है कि ए यदि इट हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल। देखिए दो चीजें हैं, अगर आपने एफडी ले रखी है किसी से, कंपनी ने फिक्स डिपॉजिट ले रखा है, तो उसका इंटरेस्ट या उसका रीपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट का आपने नहीं किया, डिफॉल्ट किया है, वहां पे भी आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। फिर आपने अगर डेट्स रिसीव किए हैं, कंपनी ने डिबेंचर्स वगैरह इशू किए हैं, उसका रीपेमेंट आपने नहीं किया, डिफॉल्ट किया, उसका इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट किया, तो दोनों केसेस में ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बोनस शेयर्स इशू करने में, आप ऐसा कर नहीं सकते। तो दोनों सिचुएशन है आपकी। तो यहाँ पे देखिए इफ इट हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ एफडी, और इट हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट सिक्योरिटी इशूड बाय इट, तो दोनों केसेस में आपको बोथ ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, आप इशू नहीं कर सकते। नेक्स्ट है व्हेन कंपनी कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स एज पर कंपनीज एक्ट 2013, इट हैज नॉट डिफॉल्टेड इन पेमेंट। अरे रे रे, ये क्या बोल दिया इसने? ये कह रहा है कि कब आप नहीं बोनस शेयर इशू कर सकते, और ऑप्शन दे रहा है कि इट हैज नॉट डिफॉल्टेड। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, इसने डिफॉल्ट नहीं किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज। देखिए ना, अगर आप स्टैट्यूटरी ड्यूज जो एम्प्लॉइज के होते हैं उनको भी, जैसे प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी है, बोनस है, ये स्टैट्यूटरी ड्यूज जो है उनको भी पेमेंट करने में आपने डिफॉल्ट किया है, तो भी आप बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये डिफॉल्ट नहीं किया है, तो फिर इसका मतलब बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। इट हैज ऑल इट्स एग्जिस्टिंग शेयर्स आर फुल्ली पेड, इससे कोई मतलब है क्या? इससे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कह रहा है कि अगर आपके सारे के सारे शेयर्स फुल्ली पेड हैं, तो आप फिर बोनस शेयर इशू नहीं कर सकते। ये कौन सी बात होती है? बोथ ऑफ द अबव, नहीं, दोनों तो फिर गलत है, तो नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में टेस्ट किया जा सकता है और आप फंस जाएंगे इसमें कि हम कौन सा आंसर दें। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इस पे केयरफुल होकर के काम करेंगे। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेस देकर के मींस इक्विटी शेयर इशूड बाय कंपनी टू एम्प्लॉइज और डायरेक्टर एट अ डिस्काउंट। तो देखिए ना, एम्प्लॉइज और डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पे शेयर्स कौन से जा सकते हैं? आप जानते हैं सेक्शन 53 कहता है कि डिस्काउंट पे शेयर इशू किए ही नहीं जा सकते एक्सेप्ट इन केस ऑफ सेक्शन 54 स्वेट इक्विटी शेयर्स। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स, और एक नया आ गया है डेट रिस्ट्रक्चरिंग का, क्रेडिटर को इशू कर रहे हैं, तो जो मैंने आपको बता रखा है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि भाई आप एम्प्लॉय और डायरेक्टर को इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो ये कौन से शेयर्स होंगे? तो वो होंगे आपके स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये तो आप जानते हैं। एबीसी लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी है और कह रहा है कि इट शैल पास क्या टू इशू सेट इक्विटी रिजोल्यूशन पास विल बी वैलिड फॉर। तो अगर आप अनलिस्टेड कंपनी हैं और आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं, तो आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है? आपको स्पेशल रेजोल्यूशन ही पास करना है, और साथ साथ आपको ये स्पेशल रेजोल्यूशन स्वेट इक्विटी शेयर्स को इशू करने के लिए वैलिड होगा फॉर 12 मंथ्स। ठीक है ना, तो आपका आंसर होगा स्पेशल रेजोल्यूशन 12 मंथ, स्पेशल रेजोल्यूशन 12 मंथ बी। ठीक है, एबीसी इज अनलिस्टेड कंपनी, एक अनलिस्टेड कंपनी एबीसी लिमिटेड है और वो सेट इक्विटी शेयर इशूड की है और वो कैन नॉट एक्सीड, मतलब किससे ज्यादा नहीं हो सकता। इसके लिए ध्यान से सुनिएगा, 15% ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल और शेयर्स ऑफ इशू वैल्यू ऑफ 5 करोड़, जो दोनों में अधिक हो। मतलब 15% ऑफ पेड अप कैपिटल या उसका अमाउंट जो है वो 5 करोड़ हो, जो दोनों में अधिक हो। मतलब क्या निकला कि आप अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं मार्केट में, तो आप 5 करोड़ रुपए तक कर सकते हैं, या फिर यदि आप ये देख रहे हैं कि आपके पेड अप कैपिटल, जो आपका पेड अप कैपिटल है उसके 15%, ये दोनों में जो अधिक हो। तो अगर मान लीजिए आपके पेड अप कैपिटल का अमाउंट आ रहा है
4 लाख, ठीक, और आपका मैक्सिमम लिमिट कितना है 5 करोड़। तो जो दोनों में अधिक होगा मतलब क्या हुआ 5 करोड़, उससे अधिक भी आ रहा है तो फिर वो अधिक वाली लिमिट लेंगे। तो जो दोनों में अधिक हो विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे 15% ऑफ, ये 15% होगा ऑफ एग्जिस्टिंग पेड अप कैपिटल और शेयर्स ऑफ इश्यू वैल्यू ऑफ 5 करोड़। चलिए ये आपका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है इन केस ऑफ द अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी टोटल स्वेट इक्विटी शेयर्स कैन नॉट एक्सीड। तो आप जानते हैं कि कंपनी के इक्विटी पेड अप कैपिटल जो चूंकि स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं तो हम उसको कंपेयर करेंगे इक्विटी पेड अप कैपिटल के 25%, मतलब 1/4 से ज़्यादा हम स्वेट इक्विटी शेयर नहीं इशू कर सकते। जितना हमारा टोटल इक्विटी पेड अप कैपिटल है उसमें 25% हिस्सेदारी स्वेट इक्विटी वालों की हो सकती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पेड अप कैपिटल लिखा हुआ है, इक्विटी पेड अप कैपिटल मतलब केवल और केवल इक्विटी को कंसीडर किया जा रहा है। इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी स्वेट इक्विटी शेयर हैव लॉक इन पीरियड। तो इसका लॉक इन पीरियड कितना होता है सर, ये 3 साल का लॉक इन पीरियड होगा। इसमें 3 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आपका, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर शैल बी मेंटेन्ड इन फॉर्म नंबर SH3। रजिस्टर मेंटेन करने का फॉर्म क्या होता है SH3 में आपको मेंटेन करना है स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिस्ट को कि किसको किसको हमने शेयर्स दिए, उसकी पूरी डिटेल मेंटेन होगी फॉर्म नंबर SH3 में, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट है आपकी इन केस ऑफ स्टार्टअप कंपनी। देखिए स्टार्टअप कंपनी की बात हो रही है, इट कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब बताइए स्टार्टअप कंपनी है, पहले तो रूल ये था कि 1 साल तक आप पुरानी कंपनी जब तक नहीं होते तब तक आपको स्वेट इक्विटी शेयर इशू नहीं करने हैं। लेकिन अभी ये अमेंडमेंट एक्ट, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 ने हटा दिया, नोटिफाई भी हो गया, ये आ गया सिलेबस में आपके। तो यहाँ पे अब आप इमीडिएटली कोई भी कंपनी है आप उसको इशू कर सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि अगर आप स्टार्टअप कंपनी हैं और आप अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं तो नॉट एक्सीडिंग कितना पेड अप कैपिटल, आपका जो पेड अप कैपिटल है उसके 50%, 50% से ज़्यादा। अगर आपका कितना 5 ईयर, 5 साल पुराने, तो 5 साल इट कैन इशू स्वेट इक्विटी शेयर्स नॉट एक्सीडिंग 50% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल अप टू 5 ईयर। मतलब अगर आप 5 साल पुराने हैं केवल या उससे कम हैं तो अपने पेड अप कैपिटल के 50% तक आप ऐसा कर सकते हैं कि आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। सर ये यहाँ पे पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होगा, स्वेट इक्विटी की बात हो रही है ना, पेड अप इक्विटी कैपिटल की बात हो रही है। आगे चलिए। एज पर द कंपनीज एक्ट 13 एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये पी का मतलब हुआ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड शेल पास क्या टू इश्यू एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन। एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा अगर आप चाहते हैं कि आप एम्प्लॉइज़ को अपने, रूल 13 आप पढ़ लेंगे शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर का, वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और आपको उसके लिए स्टॉक ऑप्शन इशू करने के लिए, ठीक है। ओके सर। नो ओके, एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन है ना, यहाँ पे एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होगा। ओके आई एम सॉरी, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन होगा, ठीक है ना। ये मिस्टेक हो रहा था हमसे। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एक पास करना होगा आपको एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन इशू करने के लिए। आपको स्पेशल रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है यदि आप प्राइवेट लिमिटेड है तो, लेकिन अगर आप पब्लिक लिमिटेड है तो डेफिनेटली आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा, ठीक है ना। मेरे दिमाग में वो आ रहा था कि स्पेशल रिजोल्यूशन पब्लिक कंपनी के लिए, तो जो कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनी मेरा, ठीक है ना, है, तो ध्यान आया है कि प्राइवेट कंपनी है तो आप ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम चला लेंगे। लेकिन अगर एक पब्लिक कंपनी है और वो एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन के तहत एम्प्लॉइज को शेयर इशू करना चाहती है तो उसे जनरल मीटिंग में जाकर के एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। ओके चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ द एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन देयर शैल बी मिनिमम पीरियड बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग ऑफ ऑप्शन। ग्रांट मतलब आप ऑप्शन दे रहे हैं और उस ऑप्शन को एडॉप्ट करना, आप एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन दे रहे हैं वो उसको अडॉप्ट करें, इसका मैक्सिमम टाइम लिमिट कितना होगा 1 साल, 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर आपको कर लेना है। तो ए इज द राइट आंसर।
आगे चलते हैं, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन शैल बी गिवन। अब देखिए डिटेल्स, ईएसओपी की भी डिटेल दी जाती है ना, गिवन इन रिपोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन इन, ये रिकॉर्ड मेंटेन होगा SH6 में, ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मींस स्पेस है, मींस एनी इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट। आप जानते हैं GDR के बारे में, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट के बारे में, तो कह रहा है कि एनी इंस्ट्रूमेंट इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिटरी रिसीट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड क्रिएटेड बाय फॉरेन डिपॉजिटरी आउटसाइड इंडिया एंड ऑथराइज्ड बाय अ कंपनी मेकिंग एन इशू ऑफ सच डिपॉजिटरी रिसीट दैट इज नोन एज GDR। क्या होता है GDR? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट। अगर आप इंडिया में हैं, यहाँ पे एक कंपनी है, ठीक, अब ये किसी नॉन रेजिडेंट को, ये इंग्लैंड में किसी नॉन रेजिडेंट को शेयर्स इशू करने हैं, तो कैसे करेगी कंपनी? तो कंपनी को ओवरसीज बैंकर होगा एक कंपनी का ओवरसीज बैंकर, और ओवरसीज बैंकर को ये राइट होगा, देखिए यहाँ पे फॉरेन डिपॉजिटरी जो होगी, फॉरेन डिपॉजिटरी तो आउटसाइड इंडिया, तो एक आउटसाइड इंडिया एक फॉरेन डिपॉजिटरी है हमारा ओवरसीज डिपॉजिटरी, इसको कहा जाएगा कि भाई तुम इस नॉन रेजिडेंट से तुम क्या करो, पैसे ले लो और इसको एक रिसीट दे दो, एक रिसीट इशू कर दो, ठीक है, और ये रिसीट दे देंगे, तो वो रिसीट जो होगा वो इनके शेयर्स के बदले में होगा, और इसके लिए ये डिपॉजिटरीज को बताया जाएगा इस कंपनी के द्वारा कि देखो हमने उतने शेयर्स तुम्हारे नाम से इस कस्टोडियन को, कस्टोडियन बैंक होगा कोई, उसको हम दे देंगे और इसके नाम से इसके उसके लिए होगा, और ये कस्टोडियन बैंक ये सारे के सारे शेयर्स रखा रहेगा, और इसी बेसिस पे ये ओवरसीज बैंकर जो होगा, ओवरसीज जो डिपॉजिटरी होगा, वो फॉरेनर्स को, नॉन रेजिडेंट्स को जो रिसीट इशू करेगा उसे हम नाम देंगे क्या? GDR, ठीक है ना। तो वो अल्टीमेटली क्या होता है कि कंपनी इंडिया के बाहर से पैसे इकट्ठा कर सकती है, और कंपनी कैन इशू GDR बाय वे ऑफ, तो पब्लिक ऑफर या प्राइवेट प्लेसमेंट दोनों के द्वारा हो सकता है, तो आइदर A और B, ठीक है। तो चलिए ये रहा आपका सेकेंड पार्ट, 80 क्वेश्चंस कर लिए हमने 2 पार्ट में। नेक्स्ट फिर से हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस अगर बचे होंगे तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे एक बार फिर, ओके। वी स्टॉप हियर, थैंक यू।